हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ वायरल हिट। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, पिछले चैप्टर में जैसा कि हमने देखा था कि होबिन और हाइसू सीओ की फाइट चल रही थी। हाइसू बुरी तरह से पिटना शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि हाइसू अपनी बैक स्टोरी को याद करता है, अपना पास्ट याद करता है। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हाइसू अपनी कहानी के बारे में बता रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक कैट जिसने अपने मुंह में चूहे को दबाया होता है। तब हमें दिखता है एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा। ये है हाइसू सीओ। हाइसू अपने बचपन के बारे में बता रहा होता है। सबसे पहले ये अपने घर के बारे में बताता है कि मेरा घर कुछ खास नहीं था, एक ऐसा घर जहाँ पर कोई खुशी की जगह ना हो, जो बहुत ही ज़्यादा अंधेरे से भरा था। और मैं इस घर में हमेशा भूखा रहा करता था क्योंकि हम गरीब थे। हाइसू की कहानी की शुरुआत में हमें दिखता है एक घर जहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जो बेकार सा घर है। ये लोग गरीब थे और हाइसू का एक बड़ा भाई भी होता है जो इसी घर में बैठा है। हाइसू विंडो से बाहर देख रहा होता है एक कैट को जिसने मुंह में चूहे को दबाया हुआ है। हाइसू उसे देखकर सोच रहा होता है कि क्या ये खाने में अच्छा होगा। हाइसू को हमेशा ही भूख लगती थी क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा था। तब इसका भाई पीछे से बुलाता है, हे हाइसू, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। तब हाइसू कहता है कि ब्रदर मुझे ना भूख लगी है। तब इसका भाई कहता है, देखो थोड़ी देर और रुक जाओ हाइसू, मम्मा आने वाली होगी, उसके बाद हम खाना खा लेंगे। तब हाइसू बताता है कि हमारे पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। चावल जिसे हम रोज़ ज़्यादा कर बनाया करते थे उसमें से ज़्यादा हिस्सा मॉम ही लिया करती थी। वो हमेशा घर पर आकर पहले चेक करती थी कि ज़्यादा हिस्सा कौन सा है और बचा हुआ हमें मिलता था। हाइसू की मोम एक ऐसी माँ जो खाने में से भी अपना सबसे ज़्यादा हिस्सा रखती थी, जबकि माँ ऐसी नहीं होती, वो अपने बच्चे को खिलाती हैं और शायद खुद भूखी रहती हैं। बट हाइसू की मोम इससे बिल्कुल उल्टी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी मोम घर पर आ जाती है जो कहती है कि बच्चों तैयार हो जाओ, तुम्हें कहीं जाना है। तब हाइसू का भाई जो कि समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, वो चिल्लाता है कि हाइसू भागो, जल्दी भागो यहाँ से, निकलो। तब हाइसू आगे कहानी में बताता है कि मेरी मोम ने हम दोनों भाई को उस दिन बेचने की कोशिश की। वो काम करके परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने पैसे कमाने का आसान रास्ता चुना और हम दोनों को किसी को बेचने की कोशिश की। वो हमें लेने के लिए आए थे, हमारे पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। छोटा हाइसू बाथरूम की खिड़की से निकलकर भागने की कोशिश करता है। इसका बड़ा भाई जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो उन दोनों लोगों को और इसकी मोम को रोकने की कोशिश करता है। मोम जो कि जबरदस्ती इन दोनों को बेचना चाहती है, वो जल्दी से बाथरूम में आती है और हाइसू के पैरों को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करती है ताकि वो विंडो से भाग न जाए। लेकिन हाइसू बचने के लिए उन्हें धक्का देने की कोशिश करता है। हाइसू कहता है कि वो सब इतना अचानक से हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मेरी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही थी, मैं भागना चाहता था, मॉम मुझे रोक रही थी, मैंने उन्हें पैर से धक्का दे दिया, बस इतना ही तो मैंने किया था। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। जब हाइसू अपनी मोम को धक्का देता है उसी वक्त उसकी मोम का पैर साबुन के ऊपर पड़ने से फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके सर पर चोट लगती है और उसी वक्त उसकी मोम मर जाती है। बट हाइसू और उसका बड़ा भाई जो दोनों ही बच्चे थे, वो खुद की जान बचाने के लिए उन दोनों गुंडों से, जिन्हें हाइसू की मोम ने इन दोनों भाइयों को बेच दिया था, भागते हैं और पीछे मुड़कर देखते भी नहीं। वो किसी तरह से अपनी जान बचाना चाहते हैं। तब हाइसू कहता है कि बस यही सब हुआ था उस दिन, वहां से हम दोनों निकल तो आए लेकिन मैंने एक इंसान को मारा था, वो भी गलती से। हम एक नर्क से निकल कर आए थे लेकिन बहुत ही जल्दी मुझे असली जिंदगी का एहसास हुआ। हाइसू और उसका बड़ा भाई भाग तो आते हैं लेकिन ये दोनों ही बच्चे हैं। तब हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाइसू का बड़ा भाई भीख मांगकर कुछ पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है, लोगों से चीजें मांग रहा होता है ताकि हाइसू और उसका पेट भर सके। तब हाइसू कहता है कि उस नर्क से निकलने के बाद हमें ये पता चला कि बाहर की जिंदगी तो और भी ज़्यादा बुरी है, ये सबसे बड़ा नर्क है। तब हाइसू आगे बताता है कि हम बाहर आ तो गए थे लेकिन हमें जिंदा रहना था और हमें छुप कर रहना था क्योंकि मुझे डर लगता था कि हमें कोई गैंगस्टर आकर पकड़ ना ले, जैसे कि हमारी मॉम ने किया हमारे साथ। इसीलिए हम छुप कर रहते थे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने भीख मांगना शुरू कर दिया। कई बार हमें भीख मिलती और कई बार हमें भीख नहीं मिलती थी, हमें भूखा रहना पड़ता था। और जब भी ऐसा होता कि मैं भूखा रहता तब मेरा भाई वो सोता नहीं रात को, वो किसी न किसी तरह से मेरे लिए खाना लाया करता था।
सो गाइस, जैसा कि ये दोनों भीख मांगते थे, लेकिन जिस दिन भी भीख नहीं मिलती तब इसका बड़ा भाई रात में सोता भी नहीं, किसी तरह से हाइसू के लिए खाना लाया करता था। आगे हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाइसू और उसका भाई एक जगह पर बैठे होते हैं। तब हाइसू कहता है कि ब्रदर, तुम ये कहाँ से लाए, और वैसे भी तुम पूरी रात कहाँ पर थे, क्या तुमने कोई काम शुरू कर दिया है? तब इसका भाई कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हाइसू, तुम खाना खाओ। तब हाइसू पूछता है कि ब्रदर, लेकिन ये तो सिर्फ एक है, आप अपने लिए नहीं लेकर आए? तब इसका भाई कहता है कि ओह, ऐसी बात है, वो मैंने तो कुछ पहले ही डिलीशियस खा लिया था, तुम चिंता मत करो, जल्दी से खा लो। तब भाईसू को लगता है कि मेरा भाई कितना अच्छा है, मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। मेरा भाई जो इतनी मेहनत करता था, मुझे उसके लिए कुछ करना था, इसीलिए मैंने एक दिन पैसे कमाने के बारे में सोचा और मैं ये कर भी पाया। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि छोटा हाइसू कहीं से कुछ पैसे लेकर आया था, जिसे देखकर इसका बड़ा भाई खुश हो जाता है और कहता है कि क्या बात है हाइसू, तुम पैसे लेकर आए हो, लगता है तुम्हारी शक्ल पर लोगों को मुझसे ज्यादा दया आती है, इसीलिए तो तुम्हें इतनी ज्यादा भीख मिल गई। हाइसू कहीं से कुछ पैसे लेकर आया था, लेकिन ये लाया कहाँ से इतने सारे पैसे, क्या इसे किसी ने भीख में दिए थे? तभी हमें पास में खड़ा एक आदमी दिखता है जो कि चिल्ला रहा होता है कि अरे मेरे पैसे कहाँ हैं, मेरे पैसे किसने ले लिए? तब हाइसू का बड़ा भाई समझ जाता है कि हाइसू ने चोरी की थी। हाइसू जो कि एक बच्चा था, सही गलत क्या है उसे ठीक तरह से पता भी नहीं था, भूखा रहने की वजह से उसने चोरी की अपने भाई की मदद करने के लिए, ताकि उसे ज़्यादा काम ना करने पड़े। लेकिन हाइसू का बड़ा भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो कहता है कि हाइसू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऐसा मत किया करो, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो अंत में हमारे साथ भी बुरा ही होगा, मैंने समझाया है ना? हाइसू का भाई उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें पैसे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं कभी भी तुम्हें भूखा रहने नहीं दूंगा। और ये हाइसू से पैसे वापस लेकर उस आदमी को दे देता है जिससे कि हाइसू ने ये पैसे चोरी किए थे। तब हाइसू कहानी में आगे बताता है कि मेरे भाई ने हमेशा कहा कि अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी अंत में बुरा ही होगा, और उसने मुझे पैसे वापस देने को कहा और उसने वो कर भी दिया, पर फिर भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। जब हाइसू का बड़ा भाई पैसे वापस करता है, उसी वक्त वो बेहोश हो जाता है, वहीं पर गिर जाता है। बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है जो हाइसू के बड़े भाई को उठाकर किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां पर जाकर पता चलता है कि हाइसू का बड़ा भाई मर चुका है। तब हाइसू कहता है कि मेरे भाई ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा ध्यान रखेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपना वादा तोड़ दिया। वो हमेशा कहा करता था कि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, लेकिन हमने तो किसी का बुरा नहीं किया था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो मुझे छोड़कर चला गया, उसने अपना वादा तोड़ दिया, उसने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर से मुझे पता चला कि वो भूख की वजह से मर गया है, उसने काफ़ी दिनों तक कुछ खाया नहीं था, वो मुझे जिंदा रखने के लिए, मुझे खिलाने के लिए खुद भूखा रहता था दिन रात, उसने काम किया मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से मेरा भाई मर गया है, मैं बहुत ही गुस्से में था, मैं उसे खाना खिलाना चाहता था, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो उठा नहीं, उसने खाया नहीं, और तब से मेरी भूख कभी शांति नहीं हुई। ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ अजीब है, मेरी वजह से ही मेरा भाई मरा था। तब हाइसू कहानी में आगे बताता है कि मेरे भाई ने जो कुछ कहा वो सही नहीं था, हाँ ये सही नहीं था, मैं भूख से कभी नहीं मरूंगा, उसने मुझे खिलाने के लिए ये सब किया था ना, लेकिन क्या हुआ अंत में उसके साथ, इसीलिए मैंने अपना रास्ता चुना। हाइसू ने अपना बिल्कुल रास्ता बदल लिया था। हम देखते हैं कि हाइसू धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो गलियों में इसी तरह से घूमता है। हाइसू के पैसे पाने के तरीके बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं, वो लोगों को मारता है, पीटता है, उनसे पैसे छीनता है, और इसी तरह से वो खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे हाइसू जो बड़ा हो चुका है, वो एक क्रिमिनल बन चुका था, उसने चोरी की, हर एक वो काम किया जिससे कि उसे पैसे मिले, जिससे कि वो खाना खा पाए, क्योंकि हाइसू की भूख कभी शांत होती ही नहीं थी। अपने भाई के मरने का गिल्ट उसे जिंदा रहने नहीं देता था, इसीलिए वो बार बार खाना खाया करता था। तब हाइसू कहता है कि ब्रदर, मैं भूख से कभी नहीं मरूंगा। तब हाइसू आगे कहता है कि मैंने जो कुछ किया उसकी वजह से मुझे ज्वेलन प्रिजन में जाना पड़ा, मैं जानता था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद को जिंदा रखना था। वहाँ पर भी जाकर कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे परेशान किया करते थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा करते थे, उन सबको मैंने सबक सिखाया। मेरे हाथ पैर अपने आप ही मूव करते थे, जो चाहे मेरा तरीका रैकलेस हो, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उन सबको मैंने सबक सिखाया। उनके हिस्से की भी चीज़ें मैंने छीननी शुरू कर दी, उनके हिस्से का खाना मैंने खाया, क्योंकि मुझे
सरवाइव करना था। इस दुनिया में इसी तरह से सरवाइव किया जाता है, मैं जानता था। बस यही मेरे पास तरीका था और मैंने वो सब किया जिससे कि मैं जिंदा रह सकूं। हाईसू बिल्कुल वॉयलेंट बन चुका था। जुलियन प्रिजन में आने के बाद भी इसकी सोच नहीं बदली थी। तब हाईसू आगे बताता है कि मेरा गोल्डन टाइम चल रहा था, मेरी जिंदगी आराम से निकल रही थी, फिर वो आदमी मेरी जिंदगी में आ गया। हाईसू बताता है जोसियोंग एकेडमी के लीडर के बारे में। ये वही आदमी है जो हाईसू को अपनी एकेडमी में लेकर गया था। गाइस, जैसा कि हमने देखा था कि होबिन की मुलाकात हाईसू से एक एकेडमी के अंदर ही हुई थी। जोसियोंग एकेडमी, वहां का लीडर हाईसू को जुलियन प्रिजन से निकाल कर लेकर गया था। हाईसू ने इस एकेडमी को भी सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वहां पर उसे फ्री का खाना मिलता था। हाईसू का वहां पर जाने का और कोई मतलब नहीं था। वहां पर जाकर हाईसू को पहली बार होबिन मिलता है जो इसे एकेडमी में सामने से अपना खाना देता है। तब हाईसू इस बारे में बताता है कि पहली बार मेरे भाई के बाद कोई ऐसा मिला था जिसने मुझे अपने हिस्से का खाना दिया था। इस लड़के के बारे में क्या अजीब है, ये मुझे अपना खाना क्यों दे रहा था, मुझे समझ नहीं आया था। यहाँ से आगे की स्टोरी तो सबको पता ही है गाइस। जब होबिन ने एकेडमी में रेड पड़वा दी थी पुलिस की, तब हाईसू ने वहाँ के बाकी साथियों के साथ अपना एक ग्रुप बनाया और ये जिनहोली के ग्रुप में शामिल हो गया था, उसी के लिए काम कर रहा था। और अब हम देखते हैं स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर होबिन और हाईसू की लड़ाई हो रही होती है। हाईसू जो बिल्कुल होबिन को मारने ही वाला होता है वो अचानक से रुक जाता है। तब हाईसू सोचता है कि ये मैंने पता नहीं क्यों किया, मैं क्यों रुक गया, आखिरकार इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं रुक गया था। होबिन ने भी बिल्कुल हाईसू से इसके भाई की तरह ही बात कही थी। होबिन ने कहा था कि अगर तुम गलत करोगे तो अंत में तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। तब हाईसू को अपने मरे हुए बड़े भाई की याद आ जाती है, उसकी बातों की याद आती है और वो होबिन पर पूरी तरह से पूरे जोर से वार नहीं कर पाता। तब होबिन इस पर अग्रेशन के साथ वार कर रहा होता है और कहता है कि तू उस जिन्हों के साथ क्यों मिला हुआ है, आखिरकार उसके साथ जुड़ने से तेरा क्या होगा। तब होबिन फिर से अटैक करता है और कहता है कि क्यों कर रहा है तू ऐसा, क्या सचमुच तू मुझसे फाइट करना चाहता है हाईसू? क्या मैं तेरा ओपोनेंट हूँ, क्या मैं तेरा दुश्मन हूँ, इस बारे में तूने सोचा है? हम देखते हैं कि होबिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका है और ये बुरी तरह से हाईसू को पीटता है और इसे वहीं पर बैठा देता है। तब अंत में होबिन कहता है कि अगर तुम कुछ बुरा करते हो तो तुम्हारे साथ भी बाद में बुरा ही होता है, ये बात याद रखना। हाईसू, आज तुम्हारा जो अंजाम हुआ है वो तो होना ही था क्योंकि तुम्हारे काम ही ऐसे हैं। अब बस ये फाइट खत्म हुई, मुझे यहाँ से जाना है। तब हाईसू बोलना शुरू करता है कि मैं समझ गया कि मैं तुमसे लड़ क्यों नहीं पाया, क्योंकि तुम बिल्कुल उसी की तरह हो, उसी की तरह बोलते हो और उसी की तरह दिखते हो। यहाँ पर हाईसू अपने बड़े भाई से होबिन को कंपेयर कर रहा था। हाईसू कह रहा था कि होबिन बिल्कुल उसके बड़े भाई की तरह है, उसी की तरह बात करता है और उसी की तरह दिखता है, इसीलिए शायद हाईसू इस पर वार नहीं कर पा रहा था। ये सुनकर होबिन कहता है कि क्या कहा, किस बारे में बोल रहे हो तुम? तब हाईसू कहता है कि ये फाइट खत्म हुई, मैं फिर से नहीं उठने वाला, तुम जाओ। जिनहोली ऊपर है, वो शिप में है, वो भाग रहा है, उसे पकड़ो, वो भाग जाएगा। एक बुरे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि बुरे के साथ हमेशा बाद में बुरा ही होता है। जाओ, उसे सजा दो होबिन। होबिन जल्दी से भागता है जिनहोली को पकड़ने के लिए। तब यहाँ पर हम हाईसू को देखते हैं जो ऐसा लगता है कि अपने बड़े भाई से कह रहा होता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए, मैंने सही कहा ना हयुंग? हाईसू को हराने के बाद अब होबिन के सामने बस जिनहोली ही बचा है। होबिन भागता है पूरे जोर से ताकि शिप को पकड़ सके, यानी कि शिप में चढ़ सके, क्योंकि जिनहोली किसी भी वक्त वहां से जाने वाला है। सो गाइज, अब आगे होगा क्या? क्या जिनहोली फिर से इसके हाथों से निकल जाएगा? ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइज।